आज के समय में ना हर रोज इतनी सारी खबरें, रिपोर्ट्स और इतना सारा डेटा हमारे सामने आता है कि मतलब सच कहूं तो दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। हाँ बिल्कुल, समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। सही बात है। और यहीं पर हमारा काम शुरू होता है। इस डीप डाइव का मकसद बहुत ही साफ है। हम फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के इस पूरे पहाड़ को आज डिकोड करने वाले हैं। और हमारे पास कोई एक सोर्स नहीं है। आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और न्यूज़ ट्रांसक्रिप्ट्स का एक बहुत ही भारी स्टैक है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस खबरें पढ़कर सुना दें। लेट्स अनपैक दिस। हम सिर्फ उन सुनहरे तथ्यों को निकालेंगे जो वाकई में जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम इन सारे अलग अलग सोर्सेस को एक साथ रखते हैं ना, तो एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। कैसा पैटर्न? मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि देश का बजट हो या एआई की कोई नई तकनीक या फिर अमेरिका का कोई राजनीतिक फैसला, ये सब अलग अलग बक्से हैं। जो कि नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज के हमारे सोर्सेज दिखाते हैं कि कैसे हेल्थ केयर का कोई बदलाव सीधे अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हमें बस उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे बड़े हाथी से ही शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2026। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 9वां बजट है। हाँ, अब न्यूज चैनल्स पर एक नंबर बहुत फ्लैश हो रहा है। 53.47 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर सुनने में बहुत भारी लगता है, लेकिन जब मैंने इस रिपोर्ट के अंदर झांका ना, तो कुछ चीजें मुझे थोड़ी परेशान करने वाली लगी। क्योंकि बजट का असली सच कभी भी उसके कुल आकार में नहीं होता। तो फिर कहाँ होता है? इस बात में कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। अगर हम आमदनी वाले हिस्से को देखें तो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी उधार है। अच्छा? हाँ, पूरी आय का 24% हिस्सा तो सिर्फ कर्ज और अन्य देनदारियों से आ रहा है। एक सेकंड, इसे थोड़ा ठेठ भाषा में समझते हैं। मतलब अगर सरकार 1 रुपए कमा रही है तो उसमें से 24 पैसे तो सिर्फ उधार के हैं। बिल्कुल। तो इसका आम इंसान पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि उधार कोई हवा में तो गायब होता नहीं है। यही तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। जब सरकार इतना भारी कर्ज लेती है तो उसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है और भविष्य के टैक्स पर। और इसका असर हमें खर्च वाले कॉलम में साफ दिखता है। सरकार के कुल खर्च का 20% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है। ओहो, मतलब हम जो कमा रहे हैं उसका 5वां हिस्सा किसी विकास कार्य में नहीं बल्कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। सही कहा। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये तो वही बात हो गई कि आप एक क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था। और शायद इसी वजह से राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट पर इतनी चर्चा होती है। इस बार इसे 4.3% रखने का लक्ष्य है। हाँ, जो कि महामारी के दौर वाले 9.2% के मुकाबले काफी बेहतर है। सरकार कोशिश कर रही है कि आमदनी और खर्च के बीच के इस खाई को धीरे धीरे कम किया जाए। और खर्च की बात करें तो रक्षा क्षेत्र पर करीब 7.84 लाख करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन है, जिसमें पेंशन भी शामिल है। लेकिन सिर्फ केंद्र ही नहीं, इस बार राज्यों के बजट भी बहुत एग्रेसिव रहे हैं। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के आंकड़े वाकई दिलचस्प हैं। यूपी ने 9.12 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया है। और उनका वो लक्ष्य 2029-30 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो 1 ट्रिलियन एक ऐसा शब्द बन गया जिसे आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। जमीन पर इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक हवाई नारा है? देखिए, $1 ट्रिलियन का मतलब है राज्य की जीडीपी को एक बहुत ही बड़े स्तर पर ले जाना, और इसके लिए भारी औद्योगिकरण, हाईवे, एक्सप्रेसवे और विदेशी निवेश की जरूरत होती है। यूपी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दांव लगा रहा है। समझ गया। लेकिन अगर हम इसके बरक्स बिहार को देखें तो उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। बिहार का ग्रोथ रेट अनुमान तो 14.9% है ना, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। हाँ, और उनकी रणनीति का सबसे मजबूत हिस्सा क्या है पता है? शिक्षा। अच्छा? वे अपने पूरे बजट का 19.62% सिर्फ शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। वाओ, ये एक बहुत ही स्मार्ट लॉन्ग टर्म प्ले रखता है। मतलब आप आज फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए आपको 10 साल बाद स्किल्ड दिमाग तो चाहिए होंगे। बिल्कुल। और जब हम स्किल्ड दिमाग और भविष्य की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए उस सेक्टर में चलते हैं जो सच में दुनिया बदल रहा है, तकनीक और एआई। ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है। मुझे रिपोर्ट्स में एक बहुत ही मजेदार चीज मिली। आंध्र प्रदेश ने पीलो एआई नाम का एक सिस्टम लॉन्च किया है। PIL। हाँ, अब जरा सोचिए, एक छोटा दुकानदार जिसे शायद कंप्यूटर चलाना भी ठीक से नहीं आता, वो अब सिर्फ अपनी क्षेत्रीय भाषा में इस ऐप से बात कर सकता है।
और ये सिस्टम अपने आप ग्राहकों के लिए जीएसटी बिल और इनवॉइस जनरेट कर देता है। इसे कहते हैं तकनीक का असली लोकतंत्रीकरण। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो ये सिर्फ एक ऐप तक सीमित नहीं है। कैसे? नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था। वहां जो ब्लूप्रिंट रखा गया है वो बहुत विशाल है। सरकार ने हेल्थ केयर के लिए 2 बड़े प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। कौन से? एक है साई स्ट्रैटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर और दूसरा है बोध बेंचमार्किंग ओपन डेटा। रुकिए, ये बेंचमार्किंग ओपन डेटा, ये सुनने में बहुत ही टेक्निकल जार्गन लगता है। अगर कोई आम इंसान किसी अस्पताल में जाता है तो इस बोध का उसकी जिंदगी पर क्या असर होगा? इसे ऐसे समझते हैं, एआई को काम करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, राइट? हाँ। अगर हम किसी विदेशी एआई का इस्तेमाल भारतीय मरीजों पर करें तो वो गलत बीमारी बता सकता है, क्योंकि विदेशियों का जेनेटिक स्ट्रक्चर और बीमारियां हमसे अलग होती हैं। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोध एक ऐसा सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जहां भारतीय अस्पतालों का डेटा बिना किसी की पर्सनल पहचान बताए एआई को ट्रेन करने के लिए रखा जाएगा। मतलब इससे भारत के अपने एआई डॉक्टर बनेंगे जो हमारी बीमारियों को बेहतर समझेंगे। एग्जैक्टली। ये वाकई गेम चेंजिंग है। और सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर के स्तर पर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिलायंस ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 ट्रिलियन के निवेश की घोषणा की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और एक और चीज, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली बन रही है। अब यहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। सिलिकॉन वैली के बारे में तो सब जानते हैं, जहां सॉफ्टवेयर और चिप्स बनते हैं, लेकिन ये क्वांटम वैली क्या बला है? देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर चाहे वो कितने भी फास्ट हों, वो जानकारी को 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करते हैं, एक बार में एक काम। ठीक है। आप इसे ऐसे समझें कि एक नॉर्मल कंप्यूटर को एक भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो वो हर एक रास्ते को एक एक करके चेक करेगा। मतलब टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करता है। वहां डेटा 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकता है, एक ही समय पे। हाँ, यानी वो भूल भुलैया के सारे रास्तों को एक ही सेकंड में एक साथ चेक कर सकता है। वाव। अमरावती में इसी तकनीक के रिसर्च के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। इसका मतलब एआई और क्वांटम मिलकर इंसानी क्षमताओं को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाले हैं। और भारतीय प्रतिभा इसमें बिल्कुल पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग जैसी ग्लोबल जायंट का नया सीईओ भारतीय मूल की आशा शर्मा को बनाया गया है। ये दिखाता है कि दुनिया का टेक नैरेटिव अब भारतीय दिमाग ड्राइव कर रहे हैं। और टेक से अगर हम थोड़ा जैविक विज्ञान और स्वास्थ्य की तरफ शिफ्ट हों, तो वहां भी कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू हुए हैं जो सीधे तौर पर जीवन बचा रहे हैं। वो एचपीवी वैक्सीन वाला अभियान। हाँ, एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है जहां 14 वर्ष की 1.15 करोड़ लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन दी जा रही है, ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। लेकिन एक सवाल है, मैंने कैंसर के बारे में हमेशा यही पढ़ा है कि ये हमारे जीन्स में किसी गड़बड़ी के कारण होता है। तो एक वायरस का टीका कैंसर को कैसे रोक सकता है? ये एचपीवी काम कैसे करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी, इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन टाइप 16 और 18 सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। 70% सर्वाइकल कैंसर इन्हीं की वजह से होता है। होता यह है कि जब ये वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो ये हमारे डीएनए को हैक कर लेता है। डीएनए को हैक कर लेता है? हाँ, हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्राकृतिक सुरक्षा गार्ड होते हैं जो ट्यूमर को बनने से रोकते हैं। ये वायरस उन गार्ड्स को ही डिसेबल कर देता है। तो वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन शरीर को पहले से ही इस वायरस की पहचान करा देती है ताकि वो डीएनए को हैक करने से पहले ही मारा जा सके। कमाल है, ये विज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। और महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो समाज की सोच भी बदल रही है। वो महाराष्ट्र वाला फैसला? बिल्कुल। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने हर जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किए हैं। ये बहुत जरूरी था। जीवन का एक ऐसा चरण जिसके बारे में हमारे समाज में अक्सर चुप्पी साधी जाती है, उसके लिए ऐसे क्लिनिक का होना एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव है। और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि नई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जैसे कर्नाटक में मंकी फीवर के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। कैसेनोर फॉरेस्ट डिजीज, राइट? हाँ, केएफडी। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक मतलब जो जानवरों से इंसानों में आती है? बिल्कुल। इस केस में मुख्य रूप से बंदरों और टिक कीड़ों से इंसानों में छलांग लगाती है। जैसे जैसे हम जंगलों में घुसपैठ कर रहे हैं, ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इन बीमारियों और दुर्घटनाओं से लड़ने के लिए चिकित्सा विज्ञान भी अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है।
दिल्ली एम्स में देश के पहले चेहरा प्रत्यारोपण यानी फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ये सुनकर किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। सच में। लेकिन ये सर्जरी की दुनिया के सबसे जटिल ऑपरेशंस में से एक है। इसमें सिर्फ त्वचा नहीं बदलती, बल्कि चेहरे की अनगिनत बारीक नसों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को जोड़ना पड़ता है, ताकि व्यक्ति न सिर्फ नया चेहरा पा सके, बल्कि मुस्कुरा सके, पलकें चपका सके। जो लोग भयानक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, उनके लिए ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से नया जन्म है। बिल्कुल। विज्ञान के इन चमत्कारों से बाहर निकलकर अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें, तो वहाँ काफी टेंशन चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का स्टैक काफी भारी है इस बार। हाँ, मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना मिली। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के देशों पर 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। रातों रात 10% से बढ़ाकर 15%। एक झटके में 5% की बढ़ोतरी वैश्विक बाजार के लिए क्या मायने रखती है? इसका असर बहुत ही भयानक हो सकता है। इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने का मतलब है कि उन्होंने अमेरिकी संसद की लंबी प्रक्रिया को बाईपास कर दिया। ओहो। जब किसी भी देश के सामान पर अमेरिका में 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। मतलब चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारत से जाने वाले कपड़ों तक सब कुछ अमेरिका में महंगा हो जाएगा। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट कर सकती हैं, जिससे एक वैश्विक व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। लेकिन इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत अपनी कूटनीतिक चालें बहुत संभल कर चल रहा है। भारत और फ्रांस ने अपनी विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यात्रा के दौरान 21 समझौतों पर मुहर लगी है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रक्षा समझौते। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली शुरू हो रही है और भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की डील भी फाइनल हो गई है। एक बहुत बड़ा डिफेंस अपग्रेड है ये। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। दुनिया में इतने सारे हेलीकॉप्टर हैं, तो इस H-125 में ऐसा क्या खास है कि इसे भारत में असेंबल करना इतनी बड़ी खबर है? क्योंकि ये कोई साधारण चॉपर नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। 29,000 फीट पर। जी हाँ। और भारत को अपने हिमालयी बॉर्डर्स जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, वहां ऐसी ही मशीनों की जरूरत है जो इतनी पतली हवा और ऊंचाई में बिना इंजन फेल हुए सैनिकों और रसद को पहुंचा सके। ये वाकई रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। और नौसेना ने भी विशाखापट्टनम में मिलान 2026 अभ्यास किया, जिसमें 74 देशों ने हिस्सा लिया। 74 देश एक साथ? ये भारत के समुद्री कूटनीति का बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि रक्षा के ही स्टैक में एक खबर थोड़ी चिंता पैदा करने वाली थी। आप तेजस की बात कर रहे हैं? हाँ, भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक फेल होने की घटना के बाद पूरे तेजस बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी गई। क्या ये हमारे स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका है? इसे झटका कहना शायद सही नहीं होगा। एविएशन की दुनिया में इसे स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब ये नॉर्मल है? बिल्कुल। जब भी किसी एक एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो पूरे बेड़े को तब तक जमीन पर रखा जाता है जब तक कि उस पुर्जे की बारीकी से जांच ना हो जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है। हाँ, जो बाकी विमानों में भी हो सकता है। ये सुरक्षा को गंभीरता से लेने का सबूत है, न कि प्रोग्राम की विफलता। समझ गया। डिफेंस के इस गंभीर टॉपिक से निकलकर चलिए थोड़ी बात करते हैं ऊर्जा और एड्रेनालिन की, यानी स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की। खेल की दुनिया से तो शानदार खबरें आई हैं। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल एकदम ब्लॉकबस्टर रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खिताब जीत लिया है। स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप और सोफी डिवाइन को पर्पल कैप मिली। और इसके ठीक बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को धूल चटाकर 6ठी बार ट्रॉफी उठाई। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन। 80 गेंदों में 150 रन। अंडर-19 के बच्चे अब इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। यही तो क्रिकेट का नया इवोल्यूशन है। जो आक्रामकता हमने T20 फॉर्मेट में टॉप लेवल पर देखी थी, वो अब एकदम ग्रासरूट और अंडर-19 लेवल तक पहुंच गई है। सही बात है। इन युवा खिलाड़ियों के लिए अब 100 की स्ट्राइक रेट से खेलना डिफेंसिव माना जाता है। और सिर्फ खेल के मैदान में ही नहीं, कला के मंच पर भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल। बाफ्टा 2026 में भारतीय मणिपुरी फिल्म बूंग ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच भारत के एक सुदूर राज्य की क्षेत्रीय भाषा की फिल्म का इतना बड़ा सम्मान पाना हमारी कहानियों की ताकत को दिखाता है। सिनेमा हमारी सांस्कृतिक पहचान का आईना होता है
और इसी पहचान से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला भी इस महीने हुआ है। वो नाम बदलने वाला? हाँ, केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी है। ये काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास है? दरअसल मलयालम भाषा में इस भूभाग को हमेशा से केरलम ही कहा जाता रहा है। केरल शब्द मुख्य रूप से बाहरी लोगों और औपनिवेशिक काल की देन है। मतलब कॉलोनियल एरा की? हाँ, ये नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है और ये अपनी मूल सांस्कृतिक जड़ों को वापस अपनाने की एक प्रवृत्ति का हिस्सा है। सांस्कृतिक जड़ों की वापसी अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर से एक रिपोर्ट आई जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया। फर्जी विश्वविद्यालयों वाली लिस्ट? हाँ, यूजीसी ने 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे अधिक फर्जी विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं। देखिए, दिल्ली एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब है। पूरे देश से लाखों छात्र वहां आते हैं। ऐसे में ठगों के लिए वहां जाली संस्थाएं चलाना और बाहर से आए मासूम छात्रों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये रेगुलेटरी सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी है जिस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है। बिल्कुल, छात्रों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। खैर, आखिर में एक अच्छी खबर यात्रा करने वालों के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 75वें स्थान पर आ गई है। यानी अब भारतीय पासपोर्ट से बिना वीजा झंझट के और ज्यादा देशों में घूमा जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, हमने देखा कि कैसे सरकार का 53 लाख करोड़ का बजट और उसका कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। एआई की भी बात की हमने। हाँ, हमने समझा कि एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि बोध और क्वांटम वैली के जरिए यह हमारे अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन रहा है। और एचपीवी वैक्सीन से लेकर एम्स के फेस ट्रांसप्लांट तक विज्ञान जीवन को कैसे रीसेट कर रहा है, ये भी देखा। और जहां एक तरफ दुनिया टैरिफ की दीवारों में घिर रही है, वहीं भारत फ्रांस के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप और खेलों में जीत के साथ एक मजबूत वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये सब वाकई में एक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए समाज की तस्वीर पेश करता है। लेकिन इन सारे सोर्सेज और डेटा के बिल्कुल आखिरी पन्नों में दबी हुई एक रिसर्च रिपोर्ट थी जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, और मैं उसी के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। क्या था उस रिपोर्ट में? हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और रिलायंस के 10 ट्रिलियन के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का जश्न मना रहे हैं, लेकिन फरवरी की एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक इन विशाल एआई डेटा सेंटर्स और क्वांटम सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए जितने साफ पानी और बिजली की जरूरत होगी ना, वो कई छोटे राज्यों की कुल खपत से भी ज्यादा होगी। ओह माय गॉड। इसके अलावा इनसे निकलने वाला ई वेस्ट एक ऐसा इकोलॉजिकल संकट खड़ा करने वाला है जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। ये तो बहुत डरावना है। तो आज के लिए जो सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है, क्या हम एक परफेक्ट डिजिटल और एआई दुनिया बनाने की इस अंधी दौड़ में अपने असली भौतिक पर्यावरण की बलि चढ़ा रहे हैं? क्या ये तकनीकी क्रांति अंततः एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत वसूलने वाली है? जिन्हें कर्तव्य कहा गया है। पहला है आर्थिक विकास यानी उत्पादकता बढ़ाना, दूसरा नागरिक आकांक्षाएं, और तीसरा है समावेशी विकास। लेकिन अगर हम थोड़ा नंबर्स की बात करें तो कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। हाँ, और राजकोषीय घाटा 4.3% पर है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा फोकस मांगता है वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय या कैपेक्स, जो कि एक मैसिव नंबर है। बिल्कुल। अब एग्जाम पॉइंटर्स के लिहाज से देखें तो इस बजट के कुछ की टेकअवेज हैं, जैसे आईटी सेक्टर के लिए जो सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड था, हाँ, वो 300 करोड़ से उछालकर सीधे 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एग्जैक्टली। और मार्जिन 15.5% है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी राहत आम लोगों के लिए भी है, LRS वाली, राइट? हाँ, विदेशी टूर और विदेश में पढ़ाई के लिए जो LRS पर TCS लगता था उसे घटाकर अब 2% कर दिया गया है। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम इंडस्ट्री की तरफ देखें तो एक और मेजर टेकअवे है बायोफार्मा शक्ति, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। हाँ, और 3 नए नाइपर संस्थान बनाने की बात है। साथ ही सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 लॉन्च हुआ है। और छोटे उद्योगों के लिए भी तो एक फंड है ना? बिल्कुल, 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड। हाँ। ये बेसिकली छोटे उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ सब्सिडी पर जिंदा रखने के लिए नहीं। तो ये तो हो गया हमारा फिस्कल पार्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं जो स्क्रीन पर आ गई है, स्लाइड 2, मौद्रिक और राजकोषीय शासन। रिजर्व बैंक और 16वां वित्त आयोग RBI MPC की मीटिंग हुई, उसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा की समिति ने
उन्होंने दरों को स्थिर रखा है। रेपो रेट अभी भी 5.25% पर है। और स्टांस अभी भी न्यूट्रल है। हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स न्यूट्रल स्टांस को लेकर कंफ्यूज होते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आरबीआई भविष्य के डेटा का इंतजार कर रहा है। मतलब वो ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने दोनों के लिए तैयार है। एग्जैक्टली, वो डेटा डिपेंडेंट है। Here's where it gets really interesting. अगर हम 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट देखें तो टैक्स हस्तांतरण में राज्यों का हिस्सा अभी भी 41% ही है। लेकिन पैसा बांटने का फॉर्मूला पूरी तरह बदल गया है। हाँ, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले जो टैक्स एफर्ट होता था, जिसका वेटेज 2.5% था, उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। और उसकी जगह पहली बार 10% वेटेज के साथ जीडीपी योगदान को जोड़ा गया है। ये एक अहम मोमेंट है नीति निर्माण में। इसका मतलब है कि अब दक्षता या एफिशिएंसी को सीधा इनाम मिलेगा। अगर हम निष्पक्ष रूप से इसके विनर्स और लूजर्स देखें तो इस नए फॉर्मूला से कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उनका जीडीपी योगदान ज्यादा है। हाँ, और उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों के हिस्से में सापेक्षिक गिरावट आएगी। और एक और बहुत बड़ा कदम आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया है। पहली बार राजस्व घाटा अनुदान या आरडीजी को उसे शून्य कर दिया गया है। राइट, बिल्कुल, 0, ताकि राज्य अपने खर्चों का प्रबंधन खुद करें और केंद्र पर निर्भर ना रहें। ये बहुत ही बोल्ड मूव है। चलिए अब हम अपनी तीसरी स्लाइड पर चलते हैं। स्क्रीन पर स्लाइड 3 है, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई समिट और मेगा प्रोजेक्ट्स। इस महीने जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, वो बहुत क्रूशल था। हाँ, इसमें एआई को मानव क्षमता का गुणक या मल्टीप्लायर ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी घोषित किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मानव फ्रेमवर्क, MANAV। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। श्योर। M से है मॉरल, A से अकाउंटेबल और N से है नेशनल, बिल्कुल, और बाकी दो हैं एक्सेसिबल और वैलिड। इन सब में ये जो N है ना, नेशनल, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। हाँ, क्योंकि वो सीधे तौर पर डेटा संप्रभुता या डेटा सॉवरेनिटी की बात करता है। मतलब भारतीयों का डेटा विदेशी सर्वर पर बिना नियंत्रण के नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। हमारा डेटा हमारी शर्तों पर इस्तेमाल होना चाहिए। अब अगर हम डिजिटल से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए तो कुछ बहुत ही शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं। जैसे असम का प्रोजेक्ट। हाँ, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर सड़क सह रेल सुरंग बन रही है, जो बोपुर से नुमालीगढ़ तक जाएगा। और इसकी लागत करीब 18,662 करोड़ रुपए है। ये रणनीतिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी में साबरमती में भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन शुरू हुई है, जिससे 40% तक डीजल की बचत होगी। सही कहा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के व्यवहार्यता अध्ययन या फिजिबिलिटी स्टडी पर भी काम शुरू हो गया है, जिसमें मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे रूट्स शामिल हैं। तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और पढ़ाई के बीच थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, तो हम अपनी चौथी स्लाइड पर आते हैं। पुरस्कार और खेल जगत। ग्लोबल अवार्ड्स का सीजन था ये। ग्रैमी और बैफ्टा। तो ग्रैमी में बिली आइलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला उनके गाने वाइल्ड फ्लावर के लिए, और ओलिविया डीन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। अगर बैफ्टा की बात करें तो बेस्ट फिल्म रही वन बैटल आफ्टर अनदर, और एक्टिंग में रॉबर्ट अरामायो और जेसी बकली ने बाजी मारी। और हाँ, स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोमांचक था वो था WPL 2026 विमेंस प्रीमियर लीग। लिटरली ये क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। स्मृति मंधाना की कप्तानी में RCB की ऐतिहासिक जीत हुई। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया, और इस मैच के रिकॉर्ड्स तो देखिए। WPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेस, 204 रन का विशाल लक्ष्य उन्होंने चेस किया। और वो जो मंधाना और जॉर्जिया वोल के बीच साझेदारी थी ना, 165 रनों की साझेदारी, वो गेम चेंजर थी। बिल्कुल। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कमाल की रही। मंधाना को ऑरेंज कैप मिली, और सोफी डिवाइन ने पर्पल कैप और MVP दोनों जीते। उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। तो अब क्लास के अंत की ओर बढ़ते हुए हम अपनी 5वीं और 6ठी स्लाइड को एक साथ देखेंगे। स्क्रीन पर फास्ट रिवीजन और MCQs है। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट होती हैं। जैसे केरला कैबिनेट ने अपना नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा है अनुच्छेद 3 के तहत। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। राजस्थान का अलवर जिला 100% बीमा कवर वाला पहला जिला बन गया है। ये इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 लक्ष्य का हिस्सा है। और गुजरात से एक बहुत इंस्पायरिंग न्यूज है। आदित्य पांड्या
लूनर सिमुलेशन मिशन पूरा करने वाले सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब कुछ वन लाइनर्स का धमाका करते हैं जो स्क्रीन पर है। पहला है पैक्स सिल्का डिक्लेरेशन। ये भारत और यूएस के बीच एआई और सेमीकंडक्टर समझौता है। फिर है सेवा तीर्थ, जो हमारे नए पीएमओ भवन का नाम रखा गया है। और व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 का भी जिक्र है, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में दूध खरीद को 50% तक बढ़ाना है। और अंत में स्टार्टअप इंडिया 2.0, जिसमें डीप टेक स्टार्टअप्स को 20 साल तक सरकारी सहायता मिलेगी। तो अगर हम स्क्रीन के अंतिम स्लाइड के सभी 5 MCQs को देखें तो आज की हमारी इस चर्चा ने उन्हें पूरी तरह हल कर दिया है। बिल्कुल। सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड हमने देखा 2000 करोड़, जीडीपी कंट्रीब्यूशन 10%, WPL चेज 204 रन, मानव फ्रेमवर्क का N यानी नेशनल, और असम की अंडर वाटर सुरंग गोपुर से नुमालीगढ़। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज की इस विस्तृत लाइव क्लास को अब हम समेटते हैं। फरवरी 2026 के ये जो नोट्स हमने देखे, ये सिर्फ परीक्षा के तथ्य नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है। हाँ, एक ऐसे देश की कहानी जो पुरानी मानसिकता छोड़कर एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत विकसित भारत की ओर तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन जाते जाते जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री के आधार पर मैं सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। श्योर। हमने देखा कि 16वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान को शून्य कर दिया है और जीडीपी योगदान को बहुत महत्व दिया है ताकि राज्य आत्मनिर्भर बने। हाँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब राज्य पूरी तरह से अपनी दक्षता के बल पर पैसा हासिल करेंगे, तो क्या इससे भविष्य में भारत के भीतर ही एक नई तरह की आर्थिक प्रतिस्पर्धा जन्म लेगी? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या इससे राज्यों के बीच एक नया इकोनॉमिक डिवाइड पैदा हो सकता है? मेरा मानना है कि इस नीति के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।